Today in this video we are going to start discussion about reproduction in the Rixia. Rixia ब्रायोफाइट्स के अंदर आता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रिक्सिया के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी की थी और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा की थी। रिक्सिया में जनन दो विधियों के द्वारा होता है, कायिक जनन और लैंगिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कायिक जनन की विधियों के बारे में बात करें, उनके मेथड्स के बारे में बात करें तो बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर पार्ट्स ऑफ द थैलस, जिसको फ्रेगमेंटेशन भी कहा जाता है, डिके ऑफ ओल्ड पार्ट्स, एंड बाय एडवेंटियस ब्रांचेस, बाय ट्यूबर्स, बाय राइजोइड्स। इस तरह से ये विधियां हैं बाय ग्रोविंग टिप्स, बाय गेमा। फर्स्ट जो है बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर पार्ट्स ऑफ द थैलस। इसके बारे में हम बात करें तो इसमें प्लांट बॉडी के जब वो वृद्ध हो जाता है या ओल्ड हो जाता है तो उसके उत्तक मृत हो जाते हैं। उत्तकों के मृत होने पर वो उनके अंदर क्षय हो जाता है, क्षय यानी डिके हो जाता है, और यह मृत होकर क्षय होते हुए वृद्धि बिंदु के नज़दीक पहुंच जाते हैं और वहां से दोनों शाखाएं अलग होकर नया पादप बना लेती है। The older basal parts of dichotomous die and root away while the tip grows continuously to give separate plants. The growing tip survives the dry period one season, then grows next year. Next, by adventitious branches. Vegetative growth of Rixia also takes place by the formation of adventitious branches from the lower surface of the thallus. The branch that separates from the parent thallus grows into new plant. Rixia, example इसका Rixia fluitans. Rixia fluitans में कभी कभी सुकाए में अवयक्ष तल पर अपस्थानिक शाखाएं निकलती हैं और जो मात्र पादप है उससे अलग होकर ये शाखाएं नया पादप बना लेती है। तो इस तरह से ये क्या हुआ, एडवेंटियस ब्रांचेस के द्वारा जनन की क्रिया। आगे है ट्यूबर्स के द्वारा। इन मैनी स्पीसीज एग्जाम्पल रिक्सिया बल्बीफेरा, रिक्सिया डिस्कोलर, रिक्सिया पेरिनिस, रिक्सिया वेसिकेटा, ट्यूबर्स डेवलप ऑन द थैलस. These prenating structure can easily survive a period of drought and germinate in favorable condition. जब रिक्सिया के अंदर प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है, अनफेवरेबल कंडीशन आती है, तो वो कुछ संरचनाएं जैसे कंद लाइक स्ट्रक्चर बनती है। इनमें खाद्य पदार्थों का संग्रहण होने के कारण ये क्या फूल जाती है और लगभग ये गोलाकार हो जाती है। इन पर उपस्थित वृद्धि बिंदु कोरकी आवरण से ये घिरी रहती है। इसके बाद में ये जब वर्षा ऋतु के वृद्धि ऋतु होता है या फिर फेवरेबल कंडीशन होता है, तब ये वहाँ से क्या अलग हो जाती है। प्लांट है, मदर प्लांट उससे अलग हो जाती है और जर्मिनेट इन फेवरेबल सीजन। इसके अलावा ये दूसरा नया प्लांट बना लेती है और सरवाइव करती है। फिर है नेक्स्ट है बाय राइजोइड्स. इट इज फाउंड दैट न्यू गेमेटोफाइट डेवलप फ्रॉम द टिप्स ऑफ द राइजोइड्स. एग्जाम्पल रिक्सिया ग्लूका. द टिप्स ऑफ द राइजोइड्स डिवाइड रिपीटली to form a mass of chlorophyllous cells. These cells further grow to form new thallus. कुछ जो गेमेटोफाइट्स हैं उनके अंदर राइजोइड्स डेवलप होती है और ये राइजोइड्स इनके अंदर क्लोरोफाइलस सेल्स पाई जाती है और जिससे क्या कि नया ब्रायोफाइटा का निर्माण कर लेती है। इस तरह से ब्रायोफाइटा के अंदर लैंगिक जनन की क्रिया है राइजोइड्स के द्वारा, कंद के द्वारा, एडवेंटियस ब्रांचेस के द्वारा, ट्यूबर्स के द्वारा और डेथ एंड डीके के द्वारा जनन की क्रिया, लैंगिक जनन की क्रिया होती है। आगे हम बात करें
लैंगिक जनन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ वेल डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन्स। The male reproductive organs antheridium and the female reproductive organs archegonium. Rixia are mostly monoecious or homothelic. Example: Rixia melanospora, Rixia glauca, Rixia robusta, but some are also dioecious or heterothelic. Rixia discolor, Rixia frosti. कुछ रिक्सिया होमोथेलस होते हैं और कुछ रिक्सिया हेटेरोथेलस होते हैं। होमोथेलस और हेटेरोथेलस का मतलब जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही थैलस में होते हैं तो उसको होमोथेलिक कहा जाता है या मोनोसियस कहा जाता है। और जिसमें डिफरेंट थैलस के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है तो उस तरह का जो उन ब्रायोफाइट्स जो रिक्सिया है उनको हेटेरोथेलिक और डायोसियस कहा जाता है। तो रिक्सिया के अंदर हेटेरोथेलिक और होमोथेलिक दोनों तरह के ब्रायोफाइट रिक्सिया पाए जाते हैं। सेक्स ऑर्गन डेवलप silently. They are formed acropitally in linear row in the upper median furrow. At first they are superficial, but at later stage of development they are enveloped by the outgrowth of tissue and are finally embedded in a cavity formed by the overcharging tissue. अपाक सतह पर शीर्षस्थ कोशिका से लगभग 3 कोशिकाएं इसमें मध्य खांच में पीछे की ओर कोई भी सतही कोशिका आकार में वृद्धि करके सतह से उभर जाती है जो पुधानी आरंभिका कहलाती है। यह सतही या पृष्ठीय परिवर्धन कहलाता है। इस कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप निम्न 2 कोशिकाएं बनती है, आधारी कोशिका और बाहरी कोशिका। आप देखिए, these cavities are called antheridial and archegonial chambers that are open on the upper surface by narrow cylindrical canals. आप देखिए ए डायग्राम में इनिशियल लिखा हुआ है, उसके बाद में बी डायग्राम में आउटर सेल और बेसल सेल, सी डायग्राम में देखिए स्टाक है और जैकेट है और डी डायग्राम में जैकेट है और एंड्रोसाइट है। तो जब हम ए डायग्राम की बात कर रहे थे, हम नीचे वाली कौन सी है, बी सबसे पहले इनिशियल होती है जिसको पुधानी प्रारंभिका कहते हैं। ये पुधानी प्रारंभिका कहाँ से बनी है, अपाक सतह यानी जो थैलस है उसके अपाक सतह पर शीर्षस्थ कोशिका से, यानी जो सबसे ऊपर वाली कोशिका है उससे लगभग 3 कोशिकीय मध्य खांच में पीछे की ओर कोई भी कोशिका सतही कोशिका आकार में वृद्धि कर लेती है और एक उभार बना लेती है जो कि इनिशियल कहलाती है, जिसको पुधानी आरंभिका कहते हैं। ये सतही या पृष्ठीय परिवर्धन कहलाता है। इस कोशिका में ट्रांसफर डिवीजन के फलस्वरूप क्या बन रखी है, 2 कोशिकाएं बन रखी है, आउटर सेल और बेसल सेल। ये नीचे की ओर निर्मित तथा आगे विभाजित नहीं होती। कौन सी, बेसल सेल। बेसल सेल नीचे की ओर होती है और आगे विभाजित नहीं होती। आउटर सेल पुधानी का परिवर्धन इसी कोशिका से होता है। यह बाह्य कोशिका सतह से कुछ ऊपर बनती है। इसमें उत्तरोत्तर क्रम में अनुप्रस्थ तल में विभाजन के द्वारा 4 कोशिकाएं एक पंक्ति में बनती है, जिसमें आप देखिए सी डायग्राम देखिए, जो आउटर सेल्स है उसी से आगे ये बना है, जिसमें प्राथमिक व्रंत कोशिकाएं, नीचे उपस्थित 2 कोशिकाएं प्राथमिक व्रंत कोशिकाएं कहलाती है। वो छोटा व संकरा होता है, पुधानी के मुख्य भाग को धारण किए हुए होता है। प्राथमिक पुधानीय कोशिकाएं ये ऊपर वाली 2 कोशिकाएं द्वारा निर्मित होती है तथा इनमें 2 वर्टिकल विभाजन होते हैं जो एक दूसरे के समकोण पर होकर 4 कोशिकाएं युक्त 2 टायर्स बनाते हैं। सभी 8 कोशिकाएं परिणत विभाजन करके निम्न सतह बना लेती है। बाहरी सतह ये 8 बंद कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है, प्राथमिक जैकेट कोशिकाएं कहलाती है। ये डी डायग्राम में दिख रही जैकेट सेल्स, इसमें कई बार अपनतिक विभाजन होते हैं जिससे एक कोशिकीय मोटा पुधानी का जैकेट निर्मित
होता है। तो ये थोड़ा सा मैंने चर्चा की डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एंथ्रीडियम। यदि हम इसको द एंथ्रीडियम फिर से इसके बारे में चर्चा करें, द एंथ्रीडियम डेवलप्स फॉर्म ए सिंगल सुपरफिशियल डोर्सल सेल called the enthedial initial, which lies 2 or 3 cells behind the apical cell and placed in the median furrow. The enthedial initial develops transversely to form a upper outer cell and a lower basal cell. इस डायग्राम में दिख रहा है। आप जैसे मैंने बताया वही बात, द आउटर सेल later develop the enthedium with jacket. The basal form the stalk. The tissue surrounding the enthedial initial tends to overgrow and ultimately envelops the enthedium, leaving a pore at top. आप देखिए इस डायग्राम में भी देखिए, ए में इनिशियल है एंथ्रीडियल इनिशियल, जिसे कहते हैं एंथ्रीडियल इनिशियल। फिर एंथ्रीडियल इनिशियल में डिवीजन होने से आप देखिए आउटर बेसल और बेसल सेल दो कोशिकाओं का निर्माण हुआ है। उसके बाद में आप देखिए सी डायग्राम में स्टाक वेंटर एग स्पम्स नेक केनाल सेल वेंटर केनाल सेल नेक। तो सी क्या है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम, और डी ए मैच्योर आर्किगोनियम। ईच एंड्रोसाइट द मैच्योर एंथ्रीडियम इज ग्लोबुलर और पियर शेप्ड with a single layered jacket enclosing a number of androcyte mother cell. Each androcyte mother cell divide diagonally to form two triangular androcyte cell. Each androcyte cells form a biflagellate spermatozoids or antherozoids. At maturity, all the cell walls inside the entheridium disintegrates. The antherozoids are now free inside the entheridial jacket in gelatinous fluid. जैसे डायग्राम में हम देख रहे हैं, जब ये 8 फर्टाइल कोशिकाएं निर्मित कर लेती है, जिसमें उत्तरोत्तर क्रम में अनेक विभाजन होते हैं, जिनसे अनेक क्या बनती है, एंथ्रोजोइड्स सेल्स बनती है या स्पर्मेटोजोइड्स सेल्स बनती है, जिनसे एंथ्रोजोइड पूजनक कोशिकाएं बनती है। इन कोशिकाएं आकार में ये घनाकार होती है। इस विभाजन के फलस्वरूप जो अंतिम पीढ़ी बनती है वो एंड्रोसाइट मदर सेल कहलाती है। इन कोशिकाओं में एक तिरछा विभाजन होता है, जिससे 2 तिकोनी पुंग कोशिकाएं बनती है। प्रत्येक मात्र कोशिका एक नर युग्मक मेल गैमेट एंथ्रोजोइड्स में रूपांतरित हो जाती है। पुंग कोशिका का रूपांतरण, पुंग कोशिका जिसको एंड्रोसाइट मदर सेल कहते हैं। एंड्रोसाइट्स में बड़ा केंद्रक एक सघन जीवद्रव्य पाया जाता है। केंद्र के बाहरी क्षेत्र में एक ब्लिफेरोप्लास्ट निर्मित होता है। पुंग कोशिका गोल आकार ग्रहण कर लेती, जिससे ब्लिफेरोप्लास्ट कोशिका की परिधि से थोड़ा सरक कर तंतु जैसी लंबाई में वृद्धि करके 3/4 परिधीय भाग को ढक लेता है। उसके बाद में ब्लिफेरोप्लास्ट का एक किनारा थोड़ा मोटा हो जाता है और अग्रभाग कहलाता है। इस पर 2 कसाबिकाएं निर्मित होती है। केंद्रक होमोजीनस व अर्धचंद्राकार आकार ग्रहण कर लेता है, जिससे यह कोशिका द्रव्य की परिधि से थोड़ा दूर हटकर ब्लिफेरोप्लास्ट के पास आकर इससे पूर्णतः फ्यूज हो जाता है। इसके संयोजन के पश्चात केंद्रक व ब्लिफेरोप्लास्ट दोनों ही दीर्घित हो जाते हैं, जिससे यह कुंडलित पुंमणु के 1/2 कुंडल बन जाते हैं। कुंडलित पुंमणु के पश्च भाग पर कोशिका द्रव्य एक पुटिका के रूप में स्थित होता है।
The mature archegonium is a flask shaped structure having a short stalk, a swollen basal venter containing a large egg or ovum. This a ventral canal cell and an elongated neck containing a row of pure neck canal cell, जैसे आप इस इन डायग्राम्स में देखिए. The tip of the neck is covered by 4 specialized cover cells that are larger than the remaining cells of the neck. The archegonium is not fully embedded in the archegonial chamber, as in the case of the antheridium, so that the tip of the archegonial neck protrudes out. तो ये आर्किगोनिया की स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा हमने डिस्कस किया है. परिपक्व आर्किगोनिया की स्ट्रक्चर की बात करें तो रिक्सिया की परिपक्व पुधानी एक सवृंत संरचना होती है, जैसे आप इस डायग्राम में देखिए. मेच्योर आर्किगोनिया वृंत की सहायता से पुधानी जो है आर्किगोनिया है वो पुधानीय प्रकोष्ठ के तल पर स्थित रहती है. वृंत का अग्रसिरा अंडाकार या आधारी भाग चौड़ा व ऊपरी भाग शंक्वाकार होता है. पुमणु उत्पन्न करने वाले पुधानी का मुख्य भाग बनाता है. पुधानी का यह भाग एक कोशिकीय सतह से परिबद्ध होता है जिसमें अनेक पुमणु उपस्थित रहते हैं. अब पुधानी का स्फुटन किस तरह से होता है. पुधानी के परिपक्व होने पर एक भित्ति नष्ट हो जाती है, इसकी भित्ति नष्ट हो जाती है जिससे श्लेष्मीय द्रव्य निर्मित हो जाता है. जल के उपलब्ध होने पर पुधानी सूक्ष्म रंध्र द्वारा जल अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण कोशिका द्रव्य में बचा हुआ श्लेष्म भी जल अवशोषित करके फूल जाता है. वह जैकेट कोशिकाएं नरम होकर विघटित हो जाती है. पुधानी के प्रकोष्ठ में श्लेष्मीय आवरण में घिरे हुए पुमणु कुछ समय तक वहीं रहते हैं और फिर थैलस की सतह पर बाहर आकर फ्लैजिला के द्वारा उपलब्ध जल में तैरने लगते हैं. तो इस तरह से आप देखिए इन डायग्राम में स्पर्म्स दिखाई दे रहे हैं. एग डी जो है मेच्योर आर्किगोनियम का डायग्राम है. स्टाक, स्पर्म और बाकी की जो है नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल वो एज इट इज़ है. तो आप इस वीडियो को समझने की ट्राई कीजिए. मैं इसका PDF भी भेज दूंगी. आई होप यू अंडरस्टूड एंड लाइक दिस वीडियो. In this corona time, use mask, use sanitizer. Take care. Bye bye.